स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और मेरे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएससी 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 130 हासिल करने वाले अंतरिक्ष जैन जी। Welcome Antriksh to Study IQ and lots of congratulations. Thank you so much, Devyanshi, for having me here. I am very blessed to have a conversation with this team of Study IQ. Antriksh, we are very glad. And can we say that Antriksh is a limit for you and you have crossed that limit? You have reached that limit with this rank? I believe there is no such limit. Like Antriksh is limitless. I think I have limitless possibilities and potential. So I believe it's just a start and there is much more to have in my career. And we are very sure about it. Thank you. सभी को बता दूं तो अंतरिक्ष इज अ मैकेनिकल इंजीनियर 2019 में अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही वर्क फॉर अ फर्म एंड देन फिर यूपीएससी सीएससी का सपना इन्होंने देखा एंड वो सपना आज उन्होंने पूरा भी किया विद एन ऑल इंडिया रैंक 130। सो अंतरिक्ष कैसे सोचा यूपीएससी सीएससी की जर्नी में आना है, ऑफिसर बनना है? मुझे नहीं पता था कि यूपीएससी का एग्जाम भी कोई एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस जैसी कोई पोस्ट भी होती हैं। लास्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, उस टाइम पे मैंने कुछ मूवीज देखी थी, कुछ फ्रेंड्स ने भी मेंशन किया था आईएएस आईपीएस के बारे में। आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, ये होता क्या है। आई सर्च्ड इट ऑन इंटरनेट बिकॉज मैं बड़े शहर से हूँ, आई गेस चंडीगढ़। तो वहां पर क्या है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में आईएएस या आईपीएस देखते नहीं हैं। अब ये हुआ कि मुझे पता नहीं था, जब पता लगा तब तक देर हो गई थी, हाथ में जॉब थी। अब जॉब करें या छोड़ें, तो मैंने सोचा कि जॉब कर लेते हैं। अब जॉब करने के बाद लगा कि नहीं यार, सपना तो आधा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा अगर नहीं करेंगे। सो डिसीजन लेना था और डिसीजन सही टाइम पे लिया। एक साल की जॉब के बाद मैंने प्रिपेयर करना समझा एंड उस टाइम पे कोविड भी आया था। तो बहुत एक अच्छा टाइम था कि जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर कंपनीज में भी ऐसा कुछ काम तो था नहीं जिसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कुछ मैटर करता। तो आई टुक दिस डिसीजन, घर से ही तैयारी करी मैंने, ऑनलाइन तैयारी करी एंड हियर आई एम। अंतरिक्ष, आपने भी जैसे मेंशन किया कि कॉलेज के टाइम पता भी नहीं था यूपीएससी क्या होता है और यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करके आप आईएएस आईपीएस और अलग अलग सर्विसेज में जाते हैं। जब जाना तो प्रिपरेशन शुरू की, 1 साल का समय था आपके पास, एक समय और भी था बट आपने इसको पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। तो कैसे एकदम स्टार्ट से, एकदम बेसिक से, अगर हम A to Z आपकी जो प्रिपरेशन रही है उसको बताएं, क्योंकि जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हो सकता है उनका सपना हो यूपीएससी की तैयारी करने का लेकिन बैकग्राउंड नहीं हो उनके पास। मैं बहुत ही इसको ब्रीफ तरीके से बताना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। सभी एस्पिरेंट्स जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसी थी। तो सबसे पहली बात, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमें एक सोर्स पढ़ना है, एक टीचर लेना है और एक इंस्टीट्यूट लेना है। पुट योर ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है ना, मार्क माई वर्ड्स, क्लियर नहीं होगा। बिकॉज आप क्या करेंगे ना, डिफरेंट सोर्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टीचर्स के पास जाएंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल रेफर करेंगे, उससे होगा कुछ नहीं, उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड होगा। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रही है, मुझे बहुत लिमिटेड पढ़ना है, उसका मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन करना है। मेरे लिए कुछ 3-4 चीजें थी, मैं वो 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो है कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मुझे मेरे ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ। 1 अटेम्प्ट नहीं तो 2 अटेम्प्ट में करूंगा, 2 नहीं तो 3 में करूंगा, बट मुझे विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ और ये विश्वास सबको अपने अंदर होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो आप खुद सोचिए कि मतलब कैसे चलेगा। आपको अपने बारे में जानना होगा, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। मुझे हमेशा से पता था पर्सनालिटी इंटरव्यू मेरा एक स्ट्रेंथ है, मुझे उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वहां पर काम करने की जरूरत होगी, नो डाउट, बट अगर आपको आपकी वीकनेस पता है तभी आप काम कर पाएंगे। पहली चीज, आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो है सिंगल सोर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, कोई भी अखबार पढ़िए, पर वो एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि अगर आपका शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा है, आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो डरना नहीं है। अपने स्ट्रैटेजी को मोल्ड करिए, उसको फ्लेक्सिबल बनाइए, राइट।
यही एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट की मतलब एक स्टोरी होती है कि वो डरता नहीं है। अगर कुछ टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो इट्स फाइन, यूल आप एक नया कुछ एग्जाम्पल लेंगे, आप कुछ नया एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था। मेरे मेंस से पहले मुझको डेंगू हो गया था, सिर्फ 2 महीने बचे थे मुझे प्रिपरेशन करने के लिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। एंड उस टाइम में मैंने भी आंसर राइटिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा कि आंसर राइटिंग के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। और आंसर राइटिंग में भी स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। कंटेंट सेकेंडरी है, अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया, अगर आपको स्ट्रक्चर में हेडिंग्स आ गई, अगर आपको फ्रेमवर्क आ गया, तो आप इजीली आंसर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको थिंक करने के लिए हेडिंग मिल गई। बट अगर आप रैंडमली अपने कंटेंट को रखेंगे तो बहुत हैफेजार लगेगा, वो बहुत एक मैकेनिकल सी अप्रोच लगेगी, राइट? तो हमें ध्यान रखना है, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है। रिविजन, फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे रिविजन करता था? आज मैंने कुछ पढ़ा, अगले दिन उसकी रिविजन करूंगा, और रिवीजन के बजाय मैं इसे कहना चाहूंगा रिकॉल करूंगा। बिकॉज मैं बुक नहीं खोलता था, अपने मन में ही सोचता था मैंने कल क्या पढ़ा था, एंड उसको रिकॉल करता था। एंड उसके बाद मैं इस यही एक्टिविटी को वीकेंड्स पे करता था, दैट इज सैटरडे और संडे को करता था। उसके बाद यही सेम एक्टिविटी को मैं 15 से 20 दिन बाद करता था, और इससे मेरी 4 रिविजन्स हो जाती थी। तो आपको यह समझना है कि एग्जाम मुश्किल नहीं है। एग्जाम मुश्किल इसलिए है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। एंड अगर आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मार्क माई वर्ड्स, सिलेबस आपके टिप्स पे रहेगा, कंटेंट आपके टिप्स पे रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। 5वीं चीज, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना। कोई भी मंथली मैगजीन हो, न्यूज़पेपर को सप्लीमेंट वो कभी कर ही नहीं सकती। आपका पूरे का पूरा पर्सनालिटी इंटरव्यू, आपके जितने भी व्यूज हैं सारे के सारे एडिटोरियल से बनते हैं, कमेंट से बनते हैं। तो अगर आप उसी को छोड़ देंगे तो आपका पर्सनालिटी इंटरव्यू रह गया। मेंस में भी जैसे कि मेरे केस में हुआ कि मुझको डेंगू हो गया, अगर मैंने अखबार नहीं पढ़ा होता तो मेरे पास वो व्यूज ना होते, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ना होते, मैं कैसे मेंस के आंसर लिखता। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हमें अखबार पढ़ना चाहिए। मैंने साथ में एक न्यूज एनालिसिस को भी फॉलो किया था यूट्यूब पे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि न्यूज एनालिसिस देखनी चाहिए। उसका एक रीजन है, अगर आप कोई न्यूज पढ़ रहे हैं और वो न्यूज आपके लिए नई है, तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो भी ये न्यूज एनालिसिस निकालते हैं, वो एक रिसर्च करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखते हैं, और आपको एक बहुत ही होलिस्टिक बैकग्राउंड पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 साल प्रिपरेशन करने की जरूरत है, 4 साल से करंट अफेयर्स आप पढ़ते आ रहे हैं तभी आपको बैकग्राउंड पता होगा, ऐसा नहीं है। 1 साल में भी आपको बैकग्राउंड पता चल सकता है। यू जस्ट हैव टू वॉच दीज वीडियोस, और उससे बहुत फायदा होगा। आई गेस स्टडी IQ इज ऑल्सो हैविंग दीज डेली एनालिसिस वीडियोस, एंड एस्पिरेंट्स उसको फॉलो कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन इट। बस मैं ये बोलूंगा कि कोई भी एनालिसिस फॉलो करें वो सिंगल होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, उसी को फॉलो कीजिए, बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष, आपने भी बताया कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस इतना वाइड है कि अगर आपका रिवीजन हो जा रहा है तो आप एक अच्छी स्टैंड पे हैं। बट मैं सबसे पहले सिलेबस पे ही आना चाहूंगी। जो फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, नए एस्पिरेंट हैं, सिलेबस कैसे देखें? बिकॉज इट सीम्स टू बी अ वेरी वेरी बिग बिग टारगेट फॉर देम। बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग टॉपिक्स मेंशन हैं, एंड व्हेन दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो सिलेबस को कैसे समझें? और कहते हैं अगर एक यूपीएससी को समझना है तो सिलेबस सबसे पहला एक पड़ाव है। बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सबसे पहला काम जो किया था वो सिलेबस को प्रिंट करवाया था, एंड उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किया था। शुरुआत में मुझे भी सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था, कुछ टर्म्स ऐसी थी जो हमें नहीं पता होती हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूपीएससी कर नहीं सकते हैं। यूपीएससी आप फिर भी कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, अगर कोई वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। आपको पता लग जाएगा कि इन्वायरमेंट आती है, इन्वायरमेंट में क्या आता है। आपको पता लगेगा इकोनॉमी आती है, तो इकोनॉमी में क्या आता है, प्लानिंग आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, रेलवेज आता है, रोड्स आता है। ये धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, शुरुआत का जो 1 मंथ है उसमें आपको बार बार एक बार सिलेबस को देखते रहना है। मतलब आप ये मानिए कि हफ्ते में 2 से 3 बार आप सिलेबस को देखते रहिए, एक बार उसको गो थ्रू करते रहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि अखबार में भी हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज हमें छोड़नी है। तो उससे आपको सिलेबस पता लगता रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, एथिक्स में टाइम लग सकता है। एथिक्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप जो भी कोचिंग ले रहे हैं, अपने आप पढ़ रहे हैं, उस बुक को फॉलो कीजिए, उस कोचिंग को फॉलो कीजिए। सिलेबस वहां से पढ़कर समझ आएगा, क्योंकि वो टर्म्स इतनी ज्यादा मुश्किल हैं, हमें समझने में बहुत कठिनाई होती है।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बार क्लास लगा रहे हैं तो क्लास लगाइए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, एथिक्स का सिलेबस आपको तब समझ में आएगा, दैट इज GS4। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका सभी का सिलेबस बहुत इजी है समझना, उसमें कोई ऐसे बहुत मुश्किल टर्म नहीं है। आपके जितने भी सोर्सेज वगैरह हैं वो भी मोर और लेस सेम है, सभी टॉपर्स एक ही सोर्स बताते हैं, मेरे भी वही सेम सोर्सेज हैं। मैं यही रेकमेंड करूंगा आप भी वही सोर्सेज पढ़िए, चाहे एग्जाम जितना मर्जी डिफिकल्ट हो जाए, चाहे एग्जाम जितना मर्जी इजी हो जाए, आपको वही सोर्स पढ़ने हैं, उसी को टेबल टाइम रिवाइज करना है। तो यही मेरी एक अप्रोच रही है, और ये मैं चाहूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियोस देख रहे हैं वो समझें कि हमें सिर्फ एक सोर्स पढ़ना है, हमें सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है, और यही हमारा एंड गोल है, राइट। अंतरिक्ष, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम कहते हैं PYQs, बट फिर हम वही बैकग्राउंड अगर नहीं है तो आपको PYQs आप कैसे रेफर करेंगे? कौन से स्टेज में आपको PYQs रेफर करने चाहिए? देखिए मुझको भी शुरुआत में ऐसा लगता था कि PYQ को पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। बट मेरे केस में क्या था, मैं न्यूज एनालिसिस जब देखता था उसमें एक क्विज सेगमेंट रहा करता था जिसमें 5 क्वेश्चंस कवर किए जाते थे, जिसमें 4 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते थे एंड एक क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता था। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने वो पूरे साल जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक रोज देखा करता था, उससे मुझे एक आइडिया हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं, या कितना वो डेप्थ में जा रहे हैं, ये सारा कुछ उससे पता चल जाता था। इफ आई हैव 365 days, my 365 questions are done, राइट। एंड कुछ क्वेश्चंस आपके PYQ में ऐसे होते हैं जो करंट रेलेवेंस के क्वेश्चंस थे, जो अब आपको समझ भी नहीं आएंगे, जो अब इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं। तो उस एनालिसिस में एक्चुअली क्या होता था कि वो बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस को यूज करते थे, जो कि अभी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा सकते हैं, एंड मुझे उससे काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने अलग से पेपर को डाउनलोड नहीं किया था कि मैं उसको देखकर PYQ पढूं, बट आई वुड सजेस्ट कि PYQ देख सकते हैं, बट उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो पेपर का जो ट्रेंड है वो काफी ज्यादा बदल रहा है, राइट। अभी इस साल पेयर वाले क्वेश्चंस आए हैं, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो प्रिपेयर आप कर ही नहीं सकते PYQ से, राइट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको जितनी भी PYQ हैं वो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डाउनलोड करना है और पूरा उसके बाद पढ़ने बैठ जाना है और क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए, आपको सिर्फ ये जानना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा, राइट। मेरे केस में मैंने क्योंकि न्यूज एनालिसिस को फॉलो किया 365 days 365 क्वेश्चंस, मुझे आइडिया था कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितना डेप्थ में पूछा जा रहा है, सिर्फ इसके लिए हमें पढ़ना है। एंड बिकॉज 2021 एंड 2022 दोनों का ही प्रीलिम्स एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीलिम्स आया है, इसमें तो मेरी यही अप्रोच रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल बहुत ज्यादा खत्म हो रहा है। आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते आए हैं आपको उसको अच्छे से करना है। प्लीज डोंट लीव एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। न्यूज़पेपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, मैगजीन के पीछे नहीं भागना है। मैगजीन से क्या होगा, ओवरलोड होगा। आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन रोज गैदर करनी है न्यूज़पेपर से। मेरा तो बस एक सिंपल सा सजेशन है, स्टैटिक आपका 65 to 70 क्वेश्चंस आएगा, अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो, करंट के पीछे मत भागो, करंट के लिए अननेसेसरी टाइम मत दो। मैं करंट के लिए सिर्फ 2.5 घंटा दिया करता था रोज का, उसके अलावा मेरा 7.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के लिए होता था, जिसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड था, जीएस भी इंक्लूडेड था। तो मैं यही सभी एस्पिरेंट्स को बोलूंगा कि बहुत बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अंतरिक्ष, प्रीलिम्स की बात करें तो आपने भी जैसे मेंशन किया कि 60 to 65% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैटिक से ही आते हैं, बट स्टैटिक से भी आपको जो क्वेश्चन है वो काफी एनालिटिकल अप्रोच है, एक लॉजिकल रीजनिंग के बाद आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपके एनालिटिकल रीजनिंग का, वो किस प्रकार डेवलप हो सकता है? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्किमिंग थ्रू द बुक्स, बट इट्स मोर अबाउट एनालाइजिंग। मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूंगा, हम जब पढ़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हमारी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं तो मेरी मेंस की तैयारी साइड बाय साइड होनी चाहिए, जिसमें मुझे उसकी रीजनिंग, मुझे चीजों की इवैल्यूएशन, मुझे चीजों का एनालिसिस पता होना चाहिए। बिफोर हैंड, बिफोर प्रीलिम्स हमें ये सब पता होना चाहिए। एंड मैं जब खुद रिवीजन कर रहा था प्रीलिम्स के लिए, तो मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करी थी, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो प्री की हो, चाहे वो एनालिसिस हो, चाहे वो इवैल्यूएशन हो। मैंने सभी चीजों को प्रीलिम से पहले रिवाइज किया था। एंड इसीलिए जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें उसकी एक एनालिसिस लिखी होती है किसी चीज की, इवैल्यूएशन होती है, तो इजीली उन चीजों को आंसर किया जा सकता है, बिकॉज आपने इंटीग्रेटेड तैयारी करी है। आपने ये सोच के तैयारी नहीं करी है कि प्रीलिम्स का आपको पढ़ना है। तो अगेन आई एम सेइंग कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए।
अंतरिक्ष, अभी आपने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की बात की, तो मैं इसी को थोड़ा सा चाहती हूँ आप और इलैबोरेट करें कि जब भी एक न्यूज पीस पढ़ रहे हैं तो उसका स्टैटिक पोर्शन, इफ इट्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कितने डेप्थ तक होना चाहिए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार होना चाहिए? ठीक है। जैसा कि आपने बोला कि डेप्थ कितनी होनी चाहिए चीजों के लिए, मेंस के लिए कितना होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए कितना होना चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ी सी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वाटर पोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पोल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं और किस किस टाइप का पोल्यूशन है। ये हमें डेप्थ की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आप पूछ रहे हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो आपको उनके नाम पता होने चाहिए, बिकॉज ये न्यूज में भी कई बार अखबारों में मिल जाती हैं ये चीजें। तो इतना डेप्थ हमारा होना चाहिए। बट अगर आप मेरे से पूछे मेंस के लिए कितनी डेप्थ चाहिए, मेंस के लिए डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेंस के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड चाहिए, वर्टिकल एक्सपैंड नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि मान लो आपके पास एक टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी। अब आप वाटर स्कैरसिटी पे डाउन टू अर्थ पढ़ सकते हैं, योजना पढ़ सकते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं, या बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, स्टैटिक सोर्सेज पढ़ सकते हैं। बट जब भी वो क्वेश्चन मेंस में आएगा, आपको 15 मार्कर के क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 पेज ही भरने हैं। अब उस 3 पेज के लिए अगर आप इतना सारा पढ़ रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपना हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड बढ़ाना है। आपको वेरियस टाइप ऑफ सोर्सेज पता होने चाहिए, कोजेस पता होने चाहिए, एज वाइड एज पॉसिबल। बट आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। एंड उसमें मतलब आपको सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस में जाना है। ठीक है, सभी डायमेंशंस को कवर करना है। आप सिर्फ इन्वायरमेंटल डायमेंशन में डेप्थ में नहीं जा सकते मेंस के लिए। ठीक है, तो आपको सभी की सभी डायमेंशंस के ऊपर फोकस करना है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग, प्रीलिम्स में डेप्थ की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चंस आर गेटिंग टफर एंड टफर। बट मेंस में इतनी ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। मेंस में हमें एक सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत एक मल्टी डायमेंशनल बन जाए। आई थिंक दिस इज वेरी वैल्यूएबल पॉइंट्स कि मेंस में भी आपको 15 मार्कर अगर क्वेश्चन है तो आप उसमें कितने भी फॉर्डर आप यूज कर सकते हैं। बट अगर ज्यादा करें तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए जितने लिमिटेड हैं उसी को आप अच्छे से ब्रश अप करिए और अवेलेबल कंटेंट को अच्छे से आप एनालाइज करिए। सेकेंड चीज जो बिल्कुल आपने थोड़े टाइम पहले मेंशन की थी वो है कि मोर देन हाउ यू व्हाट इज योर कंटेंट फॉर द आंसर, यू शुड नो द फ्रेमवर्क ऑफ द आंसर। उस पर मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी भी क्वेश्चन का। मान लीजिए डाउरी आपका एक टॉपिक है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा डाउरी है, एंड इसके क्या रीजंस हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं कि डाउरी हमारी खत्म हो जाए हमारे देश से। राइट। तो मेरा फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है कि मुझे इंट्रोडक्शन में डेटा देना है। तो मैं डेटा क्या कोट कर सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, हमारे देश में 21 डेथ होती हैं डाउरी रिलेटेड हर रोज। अब ये डेटा कहां से मिला? ये डेटा आपको फोल्डर ढूंढना पड़ेगा। अगर आर्टिकल, ये सोशल इश्यूज का आर्टिकल है डाउरी, अगर ये न्यूज में था तो आपको थोड़ा सा एक डेटा ढूंढ लेना इंटरनेट से। एंड ये डेटा मेरे पास भी था कि हर रोज 21 डेथ होती हैं। इसको मैं इंट्रो में डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको आंसर राइटिंग में, इंट्रोडक्शन में, या तो डेटा देना है। अगर डेटा पॉसिबल नहीं है तो किसी रिपोर्ट का नाम, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, या फिर एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। जब हम बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में इन्होंने पूछा था कि कोजेस क्या हैं। अब इसके कोजेस बहुत सारे हो सकते हैं। सोशल कोज भी हो सकता है, इकोनॉमिक कोज भी हो सकता है, कल्चरल कोज भी हो सकता है। कल्चरल कोज में आप ये लिख सकते हैं कि स्त्री धन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था पुराने समय में, जो कि करप्ट होकर एक डोरी बन गया है। स्त्री धन हम सब जानते हैं कि वो महिला को घर में इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्योंकि हिस्सा नहीं मिलता था तो उनको स्त्री धन मिलता था, लेकिन अब वो करप्ट होकर डाउरी बन गया है। अब डिमांड बढ़ गई है लोगों की। तो कल्चरल पॉइंट हो गया। सोशल पॉइंट में भी ये हो गया कि सब लोग ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। इसी प्रकार इकोनॉमिक पॉइंट भी हो सकता है कि जहां ज्यादा अमीरी होती है वहां पर डाउरी भी ज्यादा होती है, गरीब लोगों में डाउरी इतनी नहीं चलती है। तो आपको अलग अलग डायमेंशंस को निकालना है यहाँ पर कि कोज क्या हो सकते हैं। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करी जा सकती है, आपको करनी भी पड़ेगी अगर आपके लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। अगेन सोचिए, सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? मैरिज टूट सकती है, अगर डेथ हो जाएगी तो स्क्यूड सेक्स रेशो हो जाएगी। ठीक है। पॉलिटिकल भी कुछ हो सकता है, सरकारें भी गिर सकती हैं इससे। अब ये तो आपको सोचना है सरकार गिर सकती है या नहीं, बट एक डीप डेप्थ में सोचना है। कल्चरल भी कुछ कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कोई कह देगा हिंदू धर्म के ये तो खिलाफ है, आप डाउरी को कैसे रोक सकते हैं। तो बहुत बहुत चीजें हो सकती हैं। आपको बस थिंक करने की जरूरत है। अब इसके लिए सोचने के लिए हमारे पास एक ही है, स्पीच लिट। सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, लीगल, इंटरनेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल।
इन पॉइंट्स में आपको बस सोचना है और फिट करना है, चाहे वो कोजेज हो चाहे वो कॉन्सिक्वेंसेज हो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला मेजर्स बताओ, सॉल्यूशंस बताओ। अब इसके लिए मेरा एक बहुत डिफरेंट फ्रेमवर्क है, वो है लिपिट, LIPIT। L फॉर लॉ, I फॉर इंस्टीट्यूट, P फॉर पॉलिसी, I फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड T फॉर टेक्नोलॉजिकल मेजर। अब इन्हीं सब में सोचिए, L से हमारे पास डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, लॉ है हमारे पास, इसको हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं। अगर लॉ है तो उसको स्ट्रेंथन कर लो, अगर लॉ नहीं है तो उसको बना लो, सिंपल। इंस्टीट्यूट, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, बहुत सारे NGOs हैं, उनको स्ट्रेंथन करो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, उनकी फंडिंग का ध्यान दो, राइट। अगर आपके पास कोई पॉलिसी है जिससे डाउरी रुक जाए, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, ऐसे ही बहुत सारी लाडली लक्ष्मी योजना होगी, या कई स्टेट्स की अलग अलग योजनाएं या स्कीम्स हो सकती हैं, उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए कॉन्टेक्स्ट में। इंटरनेशनल, इस्तांबुल कन्वेंशन हो गई जो कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन के लिए है, CEDAW, कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक कन्वेंशन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ विमेन, वो भी है। तो इस तरीके से आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन को यूज कर सकते हैं, कि इससे इंडिया में बहुत बदलाव आ सकता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी भी काफी यूज हो सकती है डाउरी रिलेटेड केसेस में। आप ये कह सकते हैं कि विमेन के पास टेक्नोलॉजिकल कुछ इंटरवेंशन होनी चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी हेल्प सीख कर सकें, पैनिक बटन को ट्रिगर कर सकें। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बता दीजिए। एंड कंक्लूजन में आप ये बता दीजिए कि विमेन हमारे देश में 50% का एक पार्ट है, और अगर उनकी डेवलपमेंट होगी तभी हमारे देश की डेवलपमेंट होगी। डाउरी जैसी जो चीजें हैं, जैसे कि सती हुआ करती थी, वो खत्म होगी तो डाउरी भी खत्म हो सकती है, बस हमारी सोसाइटी को पॉजिटिवली सोचना होगा, एंड दैट्स इट। सो दीज आर माई फ्रेमवर्क। किसी भी क्वेश्चन में मैं हमेशा ऐसे ही करता था। आई थिंक अंतरिक्ष, जो फ्रेमवर्क आपने बताया, इट सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द एस्पिरेंट। यस, आई बिलीव अगर इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करेंगे तो 20 में से 15 क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। सिर्फ 5 क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आएगी, वो इसलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस या तो डिफिकल्ट होंगे या उसमें ये फ्रेमवर्क लगेगा नहीं। तो उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी डेफिनेटली, बट आई बिलीव ये फ्रेमवर्क आप सॉलिड कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो सकता है। एंड अगेन रिमेंबर, अगर मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर टाइप के क्वेश्चन आए तो वहां पे हमें कंटेम्प्रेरी कंक्लूजन होता है, देना होता है। फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको एंड करूंगा कि उनका रोल इतना महत्वपूर्ण रहा है कि अभी हम इंडिया गेट के सामने उनका होलोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, ऐसे उसको एंड कर दीजिए कंटेम्प्रेरी लिंकेज में, एंड दैट्स हाउ योर गुड आंसर विल कम आउट। ओके, Very, very valuable point, Antriksh, and I think this is going to add value to the aspirants' preparation. So, Antriksh, किस तरीके से study IQ आपकी जर्नी में साथ रहा? देखिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरुआत करी थी तो जैसे मैंने बोला कि कुछ टर्म्स होती हैं सिलेबस की, बहुत ज्यादा टफ होती थी। जैसे मुझसे पूछे रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। अब मेरा स्टैटिक अगर इकोनॉमिक मैंने नहीं लगाया है क्लास में, तो मेरे लिए टर्म्स बहुत मुश्किल थी। तो मैं उसको यूट्यूब पे सर्च किया करता था, धीरे धीरे मुझे स्टडी IQ मिला। देन आई गो टू नो अबाउट अंकित अग्रवाल सर, उनकी मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी, बैंक रेट के ऊपर, बॉन्ड यील्ड के ऊपर, एंड काफी ज्यादा मतलब अच्छी कवरेज थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स। तो मुझे वहां से काफी कुछ सीखने को मिला। फिर मैं धीरे धीरे चैनल को एक्सप्लोर किया तो इंटरनेशनल रिलेशंस की काफी अच्छी फैकल्टी थी, वहां से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। एंड अगेन देयर आर मेनी वंडरफुल फैकल्टीज जहां से मुझे काफी कुछ करंट अफेयर्स लिंकेज के लिए सीखने को मिला। डेफिनेटली करंट अफेयर्स के लिए स्टडी IQ वाज आल्सो वन ऑफ माय सोर्स। Glad to know, Antriksh, that we have been part of your success story. Finally, सभी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं? आई थिंक ये टाइमलाइन नहीं फिक्स करनी चाहिए, बट स्टिल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। मैं तो ये बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करिए, सेकंड में भी हो सकता है, बस अपने कॉन्फिडेंस को मत लूज करना। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका पर्सनली इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ है, प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी कुछ ही दिन पहले आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, और मैं पर्सनली उनको वो पॉजिटिविटी दे पा रहा हूँ, बट आई कैन नॉट बी देयर फॉर एवरीवन। आपको अपनी पॉजिटिविटी खुद ढूंढनी है, आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद ढूंढना है। जरूरी नहीं है कि मेरी तरह एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होगा, मेहनत सब करते हैं, लेकिन उसका फल तभी मिलेगा जब आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। सेकेंडली, मैंने बहुत पहले ये रिपीट कर दिया है कि सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए, रिविजन रिकॉल स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका क्लियर होगा। देयर इज नो रीजन कि आपका क्लियर क्यों नहीं होगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के साथ बहुत ही ट्रूथफुल हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं। मैं यही बोलना चाहूंगा कि सभी एस्पिरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम पे सिर्फ प्रिपरेशन करिए। जितनी भी और चीजें हैं, चाहे टीवी हो गया, चाहे वो मोबाइल हो गया,
उससे दूरी मत बनाइए, लेकिन उसको लिमिट में रखिए। अगर वो हावी होने लगेगा तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप ऑनेस्ट नहीं है अपनी प्रिपरेशन के साथ। तो प्लीज सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट जरूर दीजिए। थैंक यू। So Antriksh, thank you so much for joining us in this interview session and for guiding a lot of aspirants on very innovative methodologies कि किस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग कर सकते हैं और उस फ्रेमवर्क में जो भी क्वेश्चन पूछा उसको कैसे आप डाल सकते हैं। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।